क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है ऑब्जर्व द टेबल, ये जो हमको टेबल दे रखी है इसको देख लो, ऑब्जर्व कर लो। आगे बोल रहा है कि गिवन बिलो एंड ईच केस फाइंड वेदर एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स और वाई की वैल्यूज दे रखी, क्या ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? तो पहले इसका मतलब ही समझ लो कि प्रोपोर्शनल क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि x प्रोपोर्शनल है y का, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर x को इंक्रीज करो तो y भी इंक्रीज होता है। ठीक है, और अगर मैं y को डिक्रीज करूं तो x भी डिक्रीज होगा। मतलब कि एक को बढ़ाने पर दूसरा उस पर डिपेंड करता है, एक वैल्यू दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंड करती है। इनवर्सली में क्या होता है कि x जो होता है प्रोपोर्शनल होता है 1/y के। ठीक है, तो यहाँ पर होगा ये कि अगर x को बढ़ाओगे तो y की वैल्यू डिक्रीज करेगी, जबकि अगर y की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो x की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखो प्रोपोर्शनैलिटी जब भी हटता है तो कांस्टेंट आता है, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा k टाइम्स 1/y, जिसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा k/y। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर दूं, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब था, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई। तो x इंटू वाई इक्वल्स टू क्या होता है k। k क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि कोई फिक्स्ड वैल्यू। तो x और y, इसका मतलब क्या हुआ कि जो x और y की वैल्यू अगर इनका प्रोडक्ट जो है अगर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है तब ये कैसे होंगे? तब ये एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये पहला ले लेते हैं, जैसे 6 और 9। ठीक है, तो पहले केस के लिए हम लोग देख लेते हैं कि 6 इंटू 9 जो है वो इक्वल होना चाहिए 10 इंटू 15 के, और इस तरह से 14 इंटू 21 इक्वल होना चाहिए 16 इंटू 24 की। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, एक फिक्स्ड वैल्यू आनी चाहिए थी। ठीक है, देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 6 टाइम्स 9 54 होता है, जबकि 10 टाइम्स ये तो आ जाएगा 150 ना। सिंपल सी बात है, 6 9 54 आ गया इक्वल्स टू 14 इंटू 21 कर लेते हैं, 14 इंटू 21 कर लेते हैं, 294 आएगा। ठीक है, तो वैल्यूज वैसे भी एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, 16 इंटू 24 भी कर लेते हैं तो 384, तो ये नहीं है। लिखने का तरीका ऐसे है, क्लियरली दैट। ठीक है, जो ऊपर लिखा था वही इधर लिखा है, देयर फोर एक्स एंड वाई आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेकंड लिख लेते हैं, सेकंड लिख लेते हैं इसका। तो इससे से 5 इंटू 18 जो होता है इक्वल होना चाहिए 9 इंटू 10, इक्वल होना चाहिए 15 इंटू 6, इक्वल होगा 3 इंटू 30, इक्वल होगा 45 इंटू 2। अगर ये सब मल्टीप्लाई होकर ये फिक्स वैल्यू देते हैं तो तभी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो 5 इंटू 18 90, 9 इंटू 10 90, 15 इंटू 6 90, फिर इसी तरह से 3 इंटू 30 देख लो 90, और इसी तरह से 45 इंटू 2, सबके सब 90 आ रहे हैं। अगर इनमें से एक भी वैल्यू नहीं मैच करती तो हम लोग बोल देते कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो सारी वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हैं, कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है इस वजह से। देयरफॉर एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसा ही लास्ट वाला कर लेना कि एक्स और वाई का प्रोडक्ट कर लो, तो 9 इंटू 4 इक्वल्स टू 3 इंटू 12 इक्वल्स टू 6 इंटू 9 इक्वल्स टू 36 इंटू 1। 36 इंटू 1 36 हो जाए, 6 9 54। यहाँ पर देखो वैल्यू मैच हो गई, 3 2 6 3 3 और 4 9 36, ये सब मैच कर रहा था, लेकिन ये जो है ना ये ब्लैक शिप बन गया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये हमारा नहीं होगा इक्वल। ठीक है ना, तो ये इनवर्सल प्रोपोर्शनल नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। हमसे बोल रखा है एक्स और वाई जो है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड y1। ठीक है, ये और ये इन तीनों की वैल्यू, इनकी भी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो हमको पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, ठीक है, कि अगर इसको इंक्रीज करो तो ये डिक्रीज करता है, और इसको डिक्रीज करो तो ये इंक्रीज करता है। इनवर्सली होते हैं एक दूसरे के, और जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है वो क्या होता है, कांस्टेंट दे देता है हमको, तो इक्वल्स टू आ जाएगा, और इधर k टाइम्स 1/y करोगे तो k/y। अब इनको अगर सॉल्व, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू के हो जाएगा और x इंटू वाई हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमको क्या मिल रहा है, k एक कांस्टेंट था, k एक क्या था, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि एक फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि x और y अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उनका प्रोडक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो इससे हमको पता क्या चलता है, इससे पता ये चलता है कि 8 इंटू वाई वन इक्वल होगा x1 इंटू 4 इक्वल्स टू 16 इंटू 5 इक्वल्स टू x2 इंटू 2 इक्वल्स टू 80 इंटू वाई टू। ठीक है,
ये यहाँ से हमको पता चलता है। तो कुछ भी ले लो, जैसे इसको ले लो और इसको ले लो, सॉल्व कर दो। तो x1 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4x1, और 16 इंटू 5, तो 16 इंटू 5 लिखा ही रहना दो। ठीक है, 4 क्या था, मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 16 इंटू 5 बाई 4, 4 4 जा 16, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5, 4 5 जा क्या होता है, 20 होता है। ठीक है, तो यहाँ से x1 की वैल्यू 21 आ गई। ठीक है, तो x1 की वैल्यू 20 आ गई थी। तो अब इसके आगे देख लेते हैं। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, 8 इंटू y1, भाई इनके इक्वल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके इक्वल कर लो या इसके इक्वल कर लो, कोई किसके भी इक्वल कर सकते हैं। तो 8 इंटू y1 जो होगा इक्वल हो जाएगा हमारा 20 इंटू 4 के, ये 20 हो गया ना, x1 की जगह 20 हो गया। तो 8 क्या था, मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 20 इंटू 4, नीचे 8, 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2, 2 10 20। तो इस हिसाब से y1 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 10 आ गई। ठीक है, x1 की वैल्यू यहाँ पे से क्या आ गई, 20 आ गई। और ऐसे ही x2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x2 इंटू 2 किसके बराबर होगा, 16 इंटू 5 के। तो x2 इंटू 2 किसके बराबर होगा, 16 इंटू 5 के। 2 मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड होगा। तो 16 इंटू 5 बाई 2, तो x2, 2 से इसको डिवाइड कर लो, 2 8 16 इंटू 5, 5 8 जगह तो 40। तो x2 की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई। अब x2 की वैल्यू 40 आ गई, तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 इंटू 2, 40 इंटू 2 किसके बराबर है, 80 इंटू y2 के। अब इनको सॉल्व कर लो, इधर उधर किया है तुम लोग, ऐसे लाइन से ढंग से लिख लेना, मैंने ढंग से नहीं लिखा, मैंने बस समझा दिया। तो इधर मल्टीप्लाई था, उधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इससे सब क्या हो जाएगा, 40 इंटू अपॉन में 80 इक्वल्स टू y2। ठीक है, 4 0 से 0 कट गया, फिर 4 1 4, 4 2 8, नीचे कट गया, 2 से 2 कट गया। y2 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1 आ गई, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ डिवाइड हो गया, कट गया था ना। तो यहाँ से ये तीनों वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन में थर्ड देख लेते हैं। हमसे बोला क्या, इफ 35 men कैन रीप अ फील्ड। ठीक है, एक फील्ड थी, उसको रीप करने में, उसको जोतने में 8 दिन लग जाता है। तो हाउ मेनी डेज कैन 20 men रीप द सेम फील्ड। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर तुम कैसे पता चलोगे प्रोपोर्शनैलिटी लगना है, कौन सी प्रोपोर्शनैलिटी लगना था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कैसे पता चलेगा। देखो सिंपल सी बात है, ज़्यादा मेन होंगे, नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों वैल्यूज क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मेन जो है 1 अपॉन डी के प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस हिसाब से क्या होगा, भाई प्रोपोर्शनैलिटी हटता है, कांस्टेंट रहता है, तो के इंटू 1 बाई टी करोगे तो के बाई डी एम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं था, मतलब 1 था, के इंटू 1 करोगे तो के इक्वल्स टू एम डी। इसका मतलब क्या हुआ कि मेंस इंटू डेज को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। ठीक है, तो इसी का यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। अब जो जो वैल्यू दे रखी है, तो एक टेबल बना लो, जो जो वैल्यू दे रखी है उसमें फीड कर दो। जैसे यहाँ पर अगर मैं मेंस ले रहा हूँ ऊपर और नीचे डेज ले रहा हूँ, यहाँ पर चलो उल्टा कर दिया, तो ऊपर ही कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे लिखो। ठीक है, तो डेज यहाँ पर क्या थे, 8 दिन लग रहे थे जब 35 मेन थे। तो 20 मेन में से कितने डेज लग जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा कि इनका प्रोडक्ट जो होता है एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, तो वही लिखूंगा। तो k इक्वल्स टू, मैं मान लेता हूँ कांस्टेंट वैल्यू 8 इंटू 35, उसी तरह से x इंटू 20 भी क्या होगा, ये दोनों, ये सब आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू देगा ना। तो यहीं से निकाल लो, x के साथ क्या था, 20 मल्टीप्लाई था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 8 इंटू 35 अपॉन 20 इक्वल्स टू x हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, 2 10 ज़ा 20, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 बच गए, 5 बचा 5, 5 7 ज़ा 35। तो 2 इंटू 7 बचा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7, 2 7 जगह था 14। तो x की वैल्यू यहाँ से 14 आ गई, मतलब कि 14 डेज लग जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। बोल रखा है 12 मैन कैन डिग अ पॉन्ड इन 8 डेज। 12 आदमी थे, वो एक पॉन्ड खोदने में 8 दिन लगा देते हैं। तो उसी काम को 6 दिन में खत्म करने के लिए क्या होगा, कितने दिन, कितने आदमी लग जाएंगे। मेंस जो है, देखो नंबर ऑफ मेंस अगर ज़्यादा होंगे तो सिंपल बात है, नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, अपने आप कम हो जाएंगे। मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम जानते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट, तो के बाई डी हो जाएगा। डी मतलब डेज है, मतलब कि मेंस। अब इन दो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 था, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम इंटू डी। इसका मतलब क्या है कि मेंस इंटू डेज करोगे ना तो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा।
ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसलिए कांस्टेंट देगा, तो इनका इसी का यूज़ कर लेंगे। अब टेबल बना लो एक तो, ठीक है, जो डेटा दे रखा है उसको लिख लो। जैसे नंबर ऑफ डेज मैं ऊपर लिख रहा हूँ और नंबर ऑफ मेंस मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो नंबर ऑफ डेज 8 ले रहा है, 12 मेन, और यहाँ पर मेन हमको नहीं पता, मैं एक्स ले रहा हूँ, और डेज 6 है। इस हिसाब से 8 इंटू 12 इक्वल्स टू क्या होगा, 6 इंटू एक्स होगा, क्योंकि x इंटू वाई मतलब d इंटू एम। भाई d इंटू एम क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू देगा, और d इंटू एम में कांस्टेंट वैल्यू देगा, और वो जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो एक दूसरे के बराबर होगी, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे ना। तो यहाँ पर 6 का था मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स। 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, तो इससे 2 8 क्या होता है 16, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 16। ठीक है, तो 16 मेन की हमको जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। बोल रखा है 6 गाउस गेज अ फीड इन 28 डेज। ठीक है, तो 6 काउस को एक फीड को गेज करने में 28 डेज लग जाते हैं, जबकि अगर 14 काउस होंगी तो उस गेज को मतलब उस फीड को गेज करने में कितना टाइम लग जाएगा। सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा काउस होंगी उतना कम टाइम लगेगा। ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो सी से मतलब काउ, डी से मतलब डेज। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनैलिटी आता है, कांस्टेंट आता है, तो के बाई डी हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल्स टू के इंटू 1 के हो जाएगा, तो मतलब सी डी इक्वल्स टू के दे देगा। ठीक है, सी मतलब कि काउस, डी मतलब डे, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट वैल्यू देगा। ठीक है, तो इसे अब टेबल बना लो, जो जो वैल्यू दे रखा है उसकी एक टेबल बना लो। मैं मान लेता हूँ कि नंबर ऑफ डेज में ऊपर लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ काउस नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, ढंग से ऐसे लिखना। ठीक है, तो डेज हमारा क्या हो जाएगा 28 डेज, और काउस जो थी 6 था, वैसे ही काउस जो है 14 है, और नंबर ऑफ डेज एक्स है। ठीक है, अब मतलब कि 28 इंटू 6 करोगे, जो कांस्टेंट वैल्यू देगा तो x इंटू 14 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों ही कांस्टेंट वैल्यू एक दूसरे के बराबर होंगी, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे। 14 का तो मल्टीप्लाई था, इधर आके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू x। इनको सॉल्व कर लो, 2 7 जा 14, 2 1 2 2 4 जा 8, 7 7 7 2 से 14, 2 6 जगह था 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, मतलब कि 12 डेज लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बोल रखा है कार टेक्स 5 आवर्स टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार को 5 घंटे लग जाते हैं एक जगह पहुंचने में, अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब सेम पॉइंट पर जाना है, लेकिन स्पीड क्या है वो चेंज हो गई। देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम स्पीड जो है ना बढ़ा दोगे तो तुमको टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो टाइम का ये दोनों वैल्यूज क्या है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गई, तो 1 अपॉन टाइम स्पीड इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम। जब भी मैं बता रखा हूँ तुमसे प्रोपोर्शनैलिटी आता है, कांस्टेंट आता है, तो के मैं मान लेता हूँ कांस्टेंट था, तो के इंटू 1 करो तो के हो जाएगा, टी मतलब टाइम इक्वल्स टू एस, एस के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 था, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, के इंटू 1 के हो जाएगा, एस इंटू टी। इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब ये है कि एस इंटू टी करोगे तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू देगा। अब टेबल बना लो, देखो मैं स्पीड ऊपर लिख दे रहा हूँ और मैं नीचे लिख दे रहा हूँ क्या, टाइम टेकन। टाइम टेकन मैं टाइम लिख रहा हूँ, केवल लिखने का तरीका ये है। ठीक है, तो 62 किलोमीटर स्पीड थी, उसके बाद 75 थी। पहले केस में 5 घंटे लग रहे हैं, इस केस में पता ही नहीं, तो एक्स मान ले रहा हूँ। तो इसका मतलब देखो, अब जैसा कि बोल रखा था स्पीड इंटू टाइम एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, वैसा ही 75 इंटू एक्स करोगे तो कोई एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, जो कि दोनों ही केस में सेम होगी। ठीक है, 75 क्या था मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स। 5 वन जा 5, 5 वन जा 5 से 6 7 2 जगह 25, 5 5 से 25, 15 हो गया। 5 से काट लो, 5 3 से 15, 5 वन जा 5, 1 बच रहा है, 5 2 जा 10, फिर 3 वन जा 3, 3 4 जा 12, 4 इंटू 1 क्या था 4, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, देयरफॉर का तो उसको 4 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बोल रखा है फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 56 डेज। ठीक है, तो एक फैक्ट्री में 42 मशीन्स थी ताकि वो आर्टिकल्स को बना ले 56 डेज में। ठीक है, तो कितनी मशीन का जरूरत पड़ेगा ताकि हम लोग क्या कर ले 48 डेज में बना ले। देखो सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा मशीन्स होंगी उतना कम टाइम लगेगा ना। तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं m इक्वल्स टू के टाइम्स टी, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी हटता है कांस्टेंट आता है। फिर इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, के इंटू 1 क्या होता है के, m इंटू टी हो जाएगा। तो इससे हमको समझ में क्या आता है, इससे समझ में आता है कि m इंटू टी करोगे ना तो हमको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जो कि इस आगे चल के हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद टेबल बना लो, जो जो चीज़ें हमको दे रखी, जैसे मशीन, ठीक है, और नंबर ऑफ डेज,
मैं केवल एम और डी लिख रहा हूँ, लिखने का तरीका साइड में दे रखा है सही से, ठीक है। मशीन मतलब कि 42 और डेज मतलब कि 56, फिर उसके बाद मशीन हमको नहीं पता, एक्स मान ले रहा हूँ, और डेज हमको दे रखा है 48। इसका मतलब कि 42 इंटू 56 इक्वल्स टू एक्स इंटू 48, क्योंकि मैंने बता रखा था इनका एम इंटू डी का प्रोडक्ट जो है ना एक कांस्टेंट वैल्यू देगा जो कि एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। 48 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू निकाल ली है इसे, 2 से काट लेता हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 8 ज़ा 24, 3 7 ज़ा 21, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 4 इन द 4, 7 4 ज़ा, ये 4 7 ज़ा, 4 से ऊपर नीचे काट लिया, तो 4 7 ज़ा 28 और 7 7 बच गया, तो 7 7 ज़ा 49, तो एक्स की इक्वल्स टू क्या होगा 7 इंटू 7, जो कि क्या होगा 49। तो 49 मशीन्स की जरूरत पड़ेगी ताकि हम लोग 48 डेज में वो खत्म कर सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, बोला क्या 7 टेप्स ऑफ सेम साइज फिल अ टैंक इन 1 आवर्स 36 मिनट, ठीक है। 7, अच्छा टेप्स नहीं थे टैप्स थे, ठीक है, तो 7 टैप्स मतलब वही नल, ठीक है। तो 7 नल थे, एक टैंक को फिल करने में 1 घंटा और 36 मिनट लगाते हैं, तो 8 टैप्स उस सेम साइज के टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल सी बात है, जितने नंबर ऑफ टैप्स जो है बढ़ा दोगे उतना कम टाइम लगेगा, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टैप्स। तो टी से टैप और स्मॉल टी से मैं टाइम दिखा लेता हूँ, ठीक है, कैपिटल टी से मैं टैप्स दिखा रहा हूँ, तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हटता क्या आता है, कांस्टेंट आता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं टी इक्वल्स टू के बाई टी, ठीक है। तो अब इसका देखो, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब था, के इंटू 1 करो तो के हो जाएगा इक्वल्स टू टी इंटू टी, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ठीक। कैपिटल टी मतलब कि टैप, स्मॉल टी मतलब कि टाइम, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना हमको एक कांस्टेंट वैल्यू देगा जो कि एक दूसरे के बराबर हो, ठीक है। इसी का यूज कर लेंगे आगे। आगे चल के देखो हम लोग क्या कर लेते हैं कि नंबर ऑफ टैप्स जो था टेबल बना लेते हैं, ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ टैप्स, नीचे लिखेंगे टाइम, ठीक है। तो टैप्स हमारे पास 7 थे, टाइम जो था 1 आवर 36 मिनट था, और इधर क्या था नंबर ऑफ टैप्स जो थे 8 था, टाइम हमको नहीं पता। अब एक चीज़ और देखो कि 1 आवर 36 मिनट था, इसको एक सेम या तो पूरे को मिनट में कर लो या तो पूरे को आवर्स में कन्वर्ट कर लो, तो हम लोग मिनट में कर लेते हैं। देखो 1 आवर 36 मिनट था, और हम लोग जानते हैं 1 आवर किसके बराबर 60 मिनट के बराबर होता है, तो 1 आवर की जगह पर 60 मिनट लिख सकते हैं, तो 60 प्लस 39 36 क्या हो जाएगा 96 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 आवर 36 मिनट की जगह हम लोग लिख देते हैं 96 मिनट, ठीक है। तो इस हिसाब से, ठीक है, तो लिखने का तरीका देखो लेफ्ट में लिख रखा है तुम्हारा, मैं बस समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से 7 इंटू 96 जो है बराबर होगा 8 इंटू एक्स के, क्योंकि बता रखा हूँ कि इनका प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट वैल्यू देगा जो कि एक दूसरे के बराबर होंगे। तो 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 7 इंटू 96 बाई 8, तो काट लेते हैं, तो 8 प्लस 2x, ठीक है। तो 4 2 8, 4 2 8, 4 4 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है। तो 7 इंटू 12 इक्वल्स टू एक्स, इनका प्रोडक्ट कर लो, और 14 का 4 यहाँ 1 पर 84 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 84 आ गई, मतलब कि 84 मिनट लेगा। अब तुम कह रहे हो 84 मिनट है, ठीक है। 84 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 84 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 84 में से अगर 60 माइनस कर दो क्या बचेगा। मैं समझा रहा हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 84 हमको क्या दे रखा है मिनट ना, 60 जरा सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा 4 6 7 8 9, मतलब 7 8 6 7 8 2 24। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 84 कैन बी रिटन एज 60 प्लस 24 मिनट, ठीक है। तो 60 मिनट प्लस 24 मिनट, 60 मिनट कैन बी रिटन एज 1 आवर 24 मिनट्स, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, बोला काम से कि 8 टैप्स थे, ठीक है, मतलब 8 नल थे, उनमें से क्या है उनको एक टैंक को फिल करने में 27 मिनट लगता है। फिर आगे चल के बोल रखा है कि 2 टैप उसमें से खराब हो जाते हैं। अब सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा टैप होंगे उतना ज़्यादा टाइम कम लगेगा। तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इन्वर्सली हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब इसको अगर बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा और इसको अगर घटाओगे तो ये बढ़ जाएगा।
इसीलिए आपस में इन्वर्सली है। तो इन्वर्सली से क्या मतलब इससे हमको क्या मतलब कर ही क्यों रहे हैं इन्वर्सली। ठीक है, तो इससे हमको ये मिल जाएगा ना कि टैप जो हो गया हमारा, प्रोपोर्शनैलिटी हटता है कांस्टेंट आता है, तो के टाइम्स अगर वन करूँगा, के इंटू वन करूँगा तो के आएगा अपॉन टाइम। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब वन है, के इंटू वन करूँगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा टैप इंटू टाइम। अब इससे हमको क्या पता समझ में आता है कि टैप की वैल्यू और टाइम की वैल्यू अगर इन दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा जो कि हर वैल्यू के लिए सेम होगा। आगे चल के एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम लोग नंबर ऑफ टैप्स ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, मैं केवल टी लिख दे रहा हूँ और नंबर टाइम टेकन नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, इस हिसाब से हमारे पास नंबर ऑफ टैप 8 थे तो 27 मिनट ले रहा था, और उसमें से 2 खराब हो जाते हैं, मतलब 8 में से 2 गया तो 6 हमको टाइम निकालना है। इसका मतलब 8 इंटू 27 जो होगा वो इक्वल होगा 6 इंटू एक्स के, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि इनके जो वैल्यू सी इनका प्रोडक्ट क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा जो कि दोनों के इक्वल होगा। 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 3 6, 2 4 8। ठीक है, और फिर 3 1 3, 3 9 27, तो ये बच गया 9 और इधर 4 बच गया और कुछ बचा नहीं, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 9, 4 9 जा 36। एक्स की वैल्यू इस हिसाब से 36 आ गया, तो 36 मिनट लगेगा उस टैंक को पूरा फिल होने में। ठीक है, टैंक दोनों में सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बोल रखा है फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 28 एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद इतना खाना था कि वो 28 एनिमल्स को 9 दिन तक खिला सकता था। तो पूछ रहा है वही सेम खाना कितने दिन चलेगा अगर 8 मोर एनिमल्स इन द कैटल, अगर वो क्या कर लेता है 8 जानवर और ले आता है। तो पहली चीज़ ये, जितने ज़्यादा एनिमल्स होंगे, ठीक है, उतना कम टाइम वो खाना चल पाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली हैं, अगर कम एनिमल होंगे तो ज़्यादा टाइम चलेगा ना, इन्वर्सली हैं एक दूसरे के ना। अगर एक वैल्यू घटा रहे तो दूसरी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही, मतलब इन्वर्सली है। तो इन्वर्सली ऐसे दिखाते हैं 1 अपॉन टाइम। प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो क्या आता है कांस्टेंट आता है, तो इक्वल्स टू के कांस्टेंट आ रहा है तो के इंटू 1 करूँगा तो के आएगा, और नीचे टाइम लिखा है, इधर एनिमल लिखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब है, के इंटू 1 करूँगा तो के आएगा इक्वल्स टू एनिमल इंटू टाइम। ठीक है, इन दोनों का अब यहाँ से हमको पता क्या चल रहा है, यहाँ से पता ये चल रहा है कि एनिमल की जो वैल्यू है और टाइम की जो वैल्यू है उनको प्रोडक्ट करोगे, उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा जो दोनों ही केस में एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग टेबल बना लेते हैं एक तो, जहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ डेज ऊपर लिख देंगे, वही टाइम डेज वही चीज़ कि कितने दिन वो खाना चल रहा है, तो नंबर ऑफ डेज। ठीक है, मैं केवल डी लिख दे रहा हूँ, समझ जाओ, लिखने का तरीका ये साइड में दे रखा, मैं केवल समझा रहा हूँ। ठीक है, और नीचे एनिमल्स, तो इस हिसाब से 9 दिन चल रहा था और 28 एनिमल्स थे और एक्स डेज और 36 एनिमल्स ना, इसमें ऐड हो गया ना, 8 ऐड कर दो, 28 में 8 ऐड करो 36 हो जाएगा। और कितने दिन चलेगा हमको पता नहीं, तो एक्स मान लिया। अब देखो 9 इंटू 28 इक्वल्स टू होगा 36 इंटू एक्स ना, 36 क्या था मल्टीप्लाई होता है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स। काट लेते हैं, 3 से काट लेते हैं, 3 3 6 3 9 3 3 3 4 12, नीचे 4 बच रहा है, 12 कट गया। अच्छा 4 1 4, 4 7 28, तो केवल 7 बच रहा है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 7। ठीक है, तो 7 दिन चल पाएगा वो खाना। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। बोल रखा है गैरिसन ऑफ 900 मैन हैड प्रोविजन फॉर 42 डेज। एक गैरिसन था वो 900 मेंस का था। ठीक है, उसको 42 डेज के लिए मतलब स्टे करना था। बोला कि हाउएवर रीइंफोर्समेंट ऑफ 500 मेंस अराइव्ड। ठीक है, मतलब एक तरह की बटालियन थी, ऐसे समझ लो कि उसमें 900 मेंस थे। अब यहाँ पर क्या था 500 मेंस और आ जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा था खाना कितने दिन चलेगा। देखो खाना उनको जो उनके पास था वो 42 दिन तक चल सकता था, वही पूछ रहा है कि खाना अब कितना लास्ट करेगा अगर 500 मैन उसमें और आ गए। ठीक है, पहले केवल 900 मेंस के लिए वो खाना 42 डेज लास्ट कर रहा था, अभी 500 उसमें और ऐड हो गए, तो कितने दिन अब वो खाना टिक पाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मेंस मतलब कि एम दिखा रहा हूँ, एम से नंबर ऑफ मैन और डी मतलब कि डेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंस ज़्यादा होंगे तो वो खाना
कम दिन चलेगा, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब कि, ठीक है, ये x नहीं है, अच्छा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ऐसे लगता है, ठीक है, तो 1/d लिखा है, अच्छा तो प्रोपोर्शनैलिटी हटता है, कांस्टेंट आता है, तो k इंटू डी करूँ मतलब k इंटू 1 करूँ तो क्या हो जाएगा, इधर m क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर कुछ नहीं था बनता, k इंटू 1 करूँ तो क्या आ जाएगा, m इंटू डी आ जाएगा इधर। इसका मतलब ये है कि मेंस की जो वैल्यू है और डेज की जो वैल्यू है, इनका प्रोडक्ट जो है ना एक कांस्टेंट देगा, जो कि जो कि हर एक में सेम हो, ठीक है। अब टेबल बना लेते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मैन ऊपर लिख देंगे, नंबर ऑफ मैन, मैंने ठीक से लिख रहा हूँ, देख लेना लिखने का तरीका इधर, और नीचे नंबर ऑफ डेज, तो मेंस कितने थे, 900 मेंस थे, कितने दिन, 42 डेज। अब इसे 500 और ऐड हो गया तो मतलब 1400 हो गया टोटल। नंबर ऑफ डेज हमको पता करना है, तो मैंने जैसा कहा था कि 900 इंटू 42 हमको एक कांस्टेंट देगा, जो कि 1400 इंटू एक्स करोगे तो इधर भी कांस्टेंट देगा, और ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर, तो 1400 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स। तो इसका 2 0 और इसका 2 0 कट गया, फिर तो इसको काट लेते, 2 7 या 14, 2 2 4, 2 1 2, फिर 7 7, 7 3 21, और 3 इंटू 9, 3 9 क्या कहता है 27, तो 27 एक्स की वैल्यू क्या है 27, तो 27 वो खाना 27 डेज वो खाना लास्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, बोला इन अ हॉस्टल देयर आर 75 स्टूडेंट हैड फूड प्रोविजन फॉर 24 डे, ठीक है, 75 स्टूडेंट थे, वो 24 डेज वो खाना लास्ट करता था, मतलब 24 दिन तक वो चल जाता था, और उसे 15 स्टूडेंट क्या करते, हॉस्टल से चले जाते कहीं पर, ठीक है। तो अब बताओ अब खाना कितने दिन चल पाएगा, अभी 75 थे, 24 डेज चल रहा था, अब उसमें 15 चलेगा तो खाना कितने दिन चलेगा ये पता करना है। तो अब देखो सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और नंबर ऑफ डेज मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे खाना उतना कम चलेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के, तो इसको ऐसे लिख दूंगा 1/d इक्वल्स टू एस प्रोपोर्शनल टू 1/d, यही होता है इन्वर्सली, ऐसे दिखाते हैं। प्रोपोर्शनलिटी हटता है, कांस्टेंट आता है, तो k इंटू 1 करोगे तो k/d आ जाएगा। अब s के नीचे कुछ नहीं मतलब बनता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो k इंटू 1 क्या हो जाएगा, k s इंटू डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है k क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट की वैल्यू है और डे की वैल्यू है, इनका प्रोडक्ट करोगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा, और वो दोनों ही सारे केस में एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब कि अब एक टेबल बना लो जहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ऊपर लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ डेज नीचे लिख रहा हूँ, कैसे भी लिख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले 75 थे और 24 डेज वो खाना चल रहा था, 15 छोड़ के चले गए तो 7 स्टूडेंट बच गए, और नंबर ऑफ डेज हमको पता करना है। तो इसका मतलब ये है कि 75 इंटू 24 इक्वल्स टू 60 इंटू एक्स करूँगा तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही ये और ये दोनों ही क्या देंगे, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू देंगे, जो कि ये दोनों के बराबर होगी। 60 इधर क्या था, मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। 5 से कर लेते हैं, 5 इंटू 5 1 बचेगा, 5 टू 7, 5 इंटू 5 6 7 2 बच रहा है 25, 5 5 25, फिर 5 3 से काट लेता हूँ, 3 4 12 और 3 5 15, 4 इंटू 4 और 6 4 6 24, क्या बच रहा है 5 इंटू 6, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 6 30, ठीक है। तो 30 डेज अब वो चल जाएगा खाना। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, हमसे बोला है स्कूल हैज़ 9 पीरियड्स अ डे, ठीक है, स्कूल में 9 पीरियड्स चलते हैं, 40 मिनट का पीरियड्स, मतलब कि वही सेशंस, ठीक है। एक सेशन जो होता है तुम्हारा 40 मिनट का होता है, और 9 सेशंस चलते हैं पूरे पूरे, ठीक है, मतलब 9 क्लासेस लगती हैं, ठीक है। तो 40 मिनट के ड्यूरेशन का होता है, ठीक है। अब बोल रहा है हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स अ डे, ठीक है। अब बताओ कि स्कूल कितनी देर चलेगा अगर उसमें केवल 8, एक दिन में केवल 8 पीरियड्स हों, अकॉर्डिंग अज्यूमिंग दैट नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम, ठीक है। बोल रखा है कि स्कूल आवर्स जो पहले थे, ठीक है, वो अभी भी सेम है, ठीक है। जैसे पहले अगर 6 घंटे चल रहा था, अभी भी 6 घंटे चल रहा है, लेकिन अब की बार क्या है, पहले 9 पीरियड्स थे, ठीक है, 9 पीरियड्स से 40 मिनट्स के थे, अभी क्या है 8 पीरियड्स है, लेकिन हमको ये पता करना है कि कितने मिनट्स वो लास्ट करेंगे, ठीक है। तो इनका हम लोग क्या, तो सिंपल सी बात है कि जितने ज़्यादा पीरियड्स होंगे वो क्या होगा, उतना कम टाइम
हम्म, किसके प्रोपोर्शनल है? देखो यहाँ पर प्रोपोर्शनल छोड़ो, यहाँ पर तो ये सिंपल सिंपल हमको समझ में आ रहा है कि ना, पहले अगर 6 घंटे स्कूल चल रहा था, अभी भी 6 घंटे है। ठीक है, ये तो एकदम क्लियर है कि पहले अगर 6 चल रहा था, अभी भी 6 है। तो इसका मतलब क्या है कि 9 × 40 करूँगा तो जो वैल्यू आ रही थी अभी भी सेम वैल्यू आ रही है, बस 8 × अब की बार हमको क्या नहीं पता है कि एक पीरियड कितने का है। एक पीरियड 40 का था, अभी कितने, मतलब एक पीरियड कितने का है, बस हमको वो निकालना। ठीक है, टेबल बना लेना। टेबल में नंबर ऑफ पीरियड्स ऊपर लिख रहे हैं, 9 था और 40 मिनट तक चल रहा था, फिर उसके बाद 8 था, उसके बाद निकालना था इसलिए x मान लिया उसको। ठीक है, तो 9 × 40, इधर क्या था 8 क्या था, मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड इक्वल्स टू। ठीक है, तो 4 2 ज़ा 8, 4 10 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 5 9 ज़ा तो 45। तो x की वैल्यू क्या आ गई 45। ठीक है, तो 45 मिनट का चलेगा पीरियड। ठीक है, अगर 8 पीरियड्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे बोल रखा है कि इफ x एंड y वेरीज इनवर्सली। ठीक है, x और y जो थे वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, और x की वैल्यू 15 थी, y की वैल्यू 6 थी। फिर फाइंड y निकालना है जब x की वैल्यू 9। तो एक टेबल बना लो। ठीक है, जहाँ पर ऊपर x की वैल्यू, नीचे y की वैल्यू। इस हिसाब से हमको क्या दे रखा है कि x की वैल्यू पहले 15 थी, तब y की वैल्यू 6 थी, फिर उसके बाद x की वैल्यू 9 हो गई, तो y की वैल्यू क्या होगी, इसको मैं y1 बोल दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देखो कि x जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा बोल रखा है हमसे यहाँ पर। हम लोग जानते हैं प्रोपोर्शनैलिटी हटता है, कांस्टेंट आता है, k कांस्टेंट आके k × 1 करूँगा तो k आ जाएगा, और नीचे y। अब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो k × 1 क्या हो जाएगा k, x × y क्या हो जाएगा x y। इससे हमको ये समझ में आता है कि x × y, अगर x और y का प्रोडक्ट निकालते हैं तो एक कांस्टेंट k आएगा जो कि हर वैल्यू के लिए सेम होगा। जो हर बार प्रोडक्ट करने पे सेम होगा। तो इसी का यूज करके हम लोग y1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब ये है कि 15 × 6 इक्वल्स टू होगा 9 × y1। 9 क्या था, मल्टीप्लाई था, इधर आकर डिवाइड। 15 × 6 / 9 इक्वल्स टू y1। 3 से काट लेते हैं, 3 2 6, 3 3 जा 9, 3 5 3, 3 5 15, 5 × 2 बचा, 5 2 क्या था 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। ठीक है, क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। बोल रखा है x और y जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब कि ऐसा कुछ होगा। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है x बढ़ रहा है तो y घटेगा, और x घट रहा है तो y की वैल्यू बढ़ेगी। ये होता है इन्वर्सली का मतलब। और एक चीज़ और याद रखो कि इन्वर्सली जब भी हटता, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी जब ये, मतलब जब भी ये साइन हटता है ना, तो एक कांस्टेंट आता है k। मैं मान लेता हूँ उसको k बोल देता हूँ कांस्टेंट को। तो k × 1 करोगे तो क्या आएगा, अपॉन में 1 था, इक्वल्स टू आ जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 था, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो k × 1 हो जाएगा, x × y हो जाएगा। तो यहाँ से हमको ये समझ आता है कि जो k है ना वो एक कांस्टेंट था। ठीक है, जो कि x और y के प्रोडक्ट करने पे आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप टेबल बना लो, मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि x और y की वैल्यू, x ऊपर था y नीचे लिख लिया मैंने, तो इस हिसाब से x की वैल्यू 18 थी तो y की वैल्यू 8 थी। फिर x की वैल्यू हमको नहीं पता, मैं उसको x1 बोल देता हूँ। फिर y की वैल्यू उस टाइम 16 थी। इसका मतलब ये है कि 18 × 8 करोगे, मतलब x × y करोगे तो एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और ऐसे ही x1 × 16 करोगे, मतलब कि x और y की वैल्यू का प्रोडक्ट करोगे तो एक कांस्टेंट आएगा, जो कि हर दोनों ही केस में सेम होगा, क्योंकि दोनों ही x और y का प्रोडक्ट है ना, इसलिए सेम भी होगा। तो 18 × 8, इधर 16 क्या था मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर x1 लिख दो, काट लेते हो ऐसे। 2 8 16, फिर 2 9 18, 8 से 8 कट गया, 9 बचा, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 9। ठीक है,